यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं शायद भूल गया, हमारे सतीश सिंघल जी, ओम प्रकाश सैनी जी और जिनके मैं नाम ना भी ले पाया, उन सबसे क्षमा मांगते हुए सभी मेरे खैरकम के भाई और बहनों, हर साल हम 15 अगस्त को मनाते हैं और देश की आजादी के लिए अपने शहीदों का नमन करते हैं। लेकिन ये सच है कि 1947 को 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त की एक काली रात भी थी। उससे पहले कोई पाकिस्तान नाम का अस्तित्व नहीं था। पूरा देश एक था, पूरा देश एक स्वर में आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहा था। आर्य समाज का आंदोलन अगर समाज में सुधार के लिए चलता था तो स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में चलता। लंबे समय से भारत के इतिहास को अगर बचाने के लिए कभी अरब के देशों से आक्रमण होता था तो सबसे पहले कई सौ साल पहले राजा दाहिर सेन जैसे लोगों ने अपने आप को आगे लगा करके देश की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत को लगाया। सिंध से लेकर के और पूर्वी बंगाल तक गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई को लड़ा था। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं था। सबके मन में एक ही आजादी की कामना थी कि देश आजाद हो और देश आजाद पूरे भारत के रूप में आजाद हो। लेकिन दुनिया ने एक बहुत बड़े दर्द को भी देखा कि इस आजादी को पाने के बाद जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व दिया, जिन्होंने देश में सुधारवादी आंदोलन चलाए, भारत का वो भूभाग शक्तिपीठ की भूमि थी, उपजाऊ कृषि भूमि थी, उस भूभाग के लोगों को रातों रात अचानक 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार परिवार छोड़ना पड़ा और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, अत्याचार सहन किया। हमको उनको नमन करना चाहिए और इसलिए मोदी सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस शुरू किया। हमें उन लोगों को नमन करना चाहिए जिन्होंने आने के बाद भी भारत को बड़ा करने में, भारत को व्यापार बढ़ाने में, विज्ञान में बढ़ाने में, प्रशासन में बढ़ाने में, खेती में बढ़ाने में आने के बाद भी अपना योगदान दिया। ये समाज को उन सब लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद का भाव देना चाहिए। और इसमें विभाजन विभीषिका दिवस उन सब विषयों को स्मरण करने का भी दिवस है। यहाँ पर जो हमने प्रदर्शनी लगाई है, ये आने वाली नई पीढ़ी को देखना चाहिए। आज वो जरूर अपनी संपन्नता के जीवन को जीते हैं और ये जरूरी नहीं है कि वही परिवार जो वहां से आए हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि हम एक ही हैं, हम एक ही परिवार हैं और सब हम हिंदुस्तानी हैं। हमने जीवन भी हिंदुस्तान के लिए ही छोड़ने का काम किया और इस भाव को लेकर के हमको आगे चलना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये जो कविता आ रही थी जिसमें बार बार पंक्ति कही जा रही थी कि सरहद पर सियासत का खेल किसने किया, उनके सियासत के खेल अभी भी बंद नहीं हुए। चुनाव में एक झूठा नारा लगा दिया, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मोदी जी की सरकार तो अभी भी है, आरक्षण भी अभी भी है। उन्होंने खुद 70 सालों तक ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। मंडल आयोग लागू हुआ तो उसका विरोध लोकसभा में खुद
राजीव गांधी ने किया, जिन्होंने 47 में सड़क को बांटने का काम किया, वो या झूठे झूठे फेक नैरेटिव लेकर के हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ये देश का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत है। हम इतिहास की झूठी बातों में, इतिहास के झूठे कसीदों में नहीं रहना चाहते। जिन्होंने इतिहास को जिया है, जिन्होंने इतिहास को बनाया है और जिन्होंने इतिहास के लिए अपने घर बार जमीन को छोड़ करके इस मिट्टी में अपना खून और पसीना बहाया है, उनको सम्मान देने का काम ये विभाजन विरोधी का दिवस है। और हम ये जानते हैं कि जिन 1.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, उनका भी स्मरण करना चाहिए। आज उन्हीं के कारण हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हुआ है और इसलिए 1947 में हमने एक लंबे समय से स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का तो काम किया है, लेकिन भारत आज पिछले लंबे समय से आजादी के बाद जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बढ़ चला है और इसलिए उस दौर की मानवता और इतिहास को याद करना यह आवश्यक है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि केवल हम लोगों का है ऐसा नहीं है, भारत के सभी नेताओं का विषय है। आज तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से हाथ मिला रही है, लेकिन जिन्होंने इस देश में समाजवाद को आगे बढ़ाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उन्हें अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में लिखा। और इसलिए मत कहना कि ज्ञानदेव जी इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानदेव जी बीजेपी के नेता है। ज्ञानदेव जी, डॉक्टर लोहिया ने भी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखा। उसमें लिखा था कि कई बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनको सत्ता में आने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने बंटवारा किया और देश के लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार परिवार सही कह रहे हैं। बड़े बड़े जमींदार खेती में बहुत आगे थे। एक समय कराची दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में आता था। आज कराची का हाल जाके देखो। उस समय कराची बॉम्बे से भी आगे बहुत बड़ा बंदरगाह होता था। शिक्षा के मामले में जो आज हम डीएवी की संस्था को देख रहे हैं, शिक्षा के मामले में, अखबार के मामले में, समाचार के मामले में, लाहौर उस समय बहुत बड़े प्रगतिशील हिंदुओं के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में था। लेकिन जिन्होंने देश के विभाजन करने का काम किया, उन्होंने विभाजन की विभीषिका में उन लोगों को असमय मृत्यु की ओर ढकेलने का काम किया। और इसलिए अगर देश की आजादी में हम 15 अगस्त को इसलिए याद करते हैं कि वो स्वतंत्रता का दिन था, तो स्वतंत्रता के दिन में आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त उन लोगों को भी नमन करना चाहिए जिन्होंने केवल भारत को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए हम विभाजन मुक्त करना चाहते हैं और हम इसलिए बनाते हैं, काम कर रही है, लेकिन हमको भेदभाव को और एक सामाजिक सद्भाव को लेकर के आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, आपने ये मूवी देखी होगी। मैं तो रोगा जी को कह रहा था और ये सारे स्कूल वालों को कहूंगा कि केवल 100% लाने से काम नहीं होगा भाई, बच्चों में राष्ट्रभक्ति का भाव भी जगाना होगा। 100% से कैरियर बनता है और देशभक्ति के भाव से देश बनता है। इसलिए 11वीं 12वीं के बच्चों को एक दिन आगे इस प्रदर्शनी को बढ़ा करके दिखानी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि जिन्होंने राजनीति की सियासत करी, उन्होंने लोगों को इस तरीके से ढकेलने का काम किया कि रातों रात आप इन चित्रों में देखो, जिसके हाथ में सितार का सितार लेके भाग पड़ा, जिसके हाथ में कोई संदूक की संदूक लेके भाग पड़ा, जिसके हाथ में कोई बच्चा था बच्चे को लेके भाग पड़ा। कहां जाएंगे? ट्रेन नहीं मिलेगी तो ट्रेन की पटरी पर चल पड़े और ट्रेन की पटरी पर चलते चलते वो लोग कट गए। पता नहीं था पानी कहां है, पता नहीं था छाव कहां है, पता नहीं था कहां जाकर के यात्रा रुकेगी, पता नहीं था किस भाग में हमको
लेकिन वो लोग चल पड़े, कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां। लेकिन धन्यवाद है उन लोगों को जो इतना कर्म होने के बाद भी अपनी मंजिल पर पहुंचे। और मैं बधाई देना चाहूंगा विशेष रूप से उन सब लोगों को और परिवारों को कि मंजिल पर नहीं पहुंचे, आज मंजिल में सफलता के साथ व्यापार भी बढ़ा रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। कितने ही लोग थे जो 3-3, 4-4 दिन चलने के बाद केवल इसलिए मर गए थे कि उनको कोई पानी और खाना नहीं मिला। और कितनी समृद्ध भाषाएं उन्होंने लिखी थी, पंजाबी उन्होंने लिखी थी, उर्दू उन्होंने लिखी थी, फारसी के विद्वान वो थे, अंग्रेजी के विद्वान वो थे। बहुत सारी भाषाओं में मार्मिक तरीके से उन दिनों का वर्णन किया, लेकिन हम सब उसको भूलने का काम कर रहे हैं। ये दुनिया केवल डीजे की बड़ी संगीत में नहीं घूम सकती, इसमें उन संवेदनाओं को जिंदा रखने का काम भी हमको करना। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम अपने पड़ोस के देशों में हिंसा की सनक को देख रहे हैं। हिंसा की कैसी सनक है ये देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का भवन है, राष्ट्रपति का भवन है, कौन कहां जाकर के कब्जा करके किस प्रकार की परिस्थिति को निर्माण कर रहा है। हिंसा की सनक कभी समाज में पैदा ना हो, हमारे देश में ही पैदा ना हो। और इसलिए विभाजन के बाद जो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई भारत में आए, उनको विषमताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आर्थिक, भाषाई, भौगोलिक और सामाजिक विषमताओं की सीमा को लांघ कर अन्य सब हम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भारत को महान बनाने के लिए चल पड़े। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको सैल्यूट। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सीए कानून लेकर के आई, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहां जो रहने वाले हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, शासन की विषमता के कारण अगर उनको जाना पड़ेगा तो कहां जाएंगे। भारत भी उनका देश है, आज भी वहां से लगातार लोगों को भागना पड़ता है। कौन उनको स्वाभाविक रूप से नागरिकता देगा। ये भारत ही उनका देश है। भारत इस साउथ ईस्ट एशिया में मजबूती के साथ इस समन्वय के और शरण के विषय को उन सब अल्पसंख्यकों को देने के लिए तैयार है। और ये कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पास किया। आज भी हम जानते हैं वहां भील समाज के लोग हैं, सोडा समाज के लोग हैं, सिंधी समाज में भी काफी लोग हैं। आज भी वो विषमताओं के शिकार होते हैं, वो अल्पसंख्यक वहां पर जातियों के शिकार होते हैं। महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार की घटनाओं को हम देखते हैं। और इसलिए सरकार सीए कानून बना करके हमारे जो तीनों पड़ोसी देश हैं उसके अल्पसंख्यकों को नागरिकता की भारत सरकार ने श्योरिटी दी। और इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस आज हम उन सब लोगों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। मैं विभाजन विभीषिका दिवस के बाद जब खैरकल आया हूं तो खैरकल के लोगों को कई विषय भी मैं कह के चुनाव में गया। हालांकि मैं 31 तारीख को आया था यहाँ पे शिव कथा में, उसके बाद रामेश जी की दुर्घटना हुई। मैंने कहा जिस दिन आप चलोगे तो आपको साथ ही लेकर के कहकर चलेंगे। आज आए हैं और फिर पूरा चलते भी आएंगे। मैं ये भी इंतजार कर रहा था, कल मैं अश्विनी वैष्णव जी को बोला कि खैरकल जा रहा हूं, जाओ कैसे, कोई गाड़ी नहीं रुक रही। हालांकि बीच में रुकवाई तो टिल्लू आने का मैंने रुकवा दी। बात है मैंने आपके क्या कह रहा। लेकिन भाई हमारा टिल्लू बहुत सक्रिय रहता है। मैं कल उन्होंने मुझे फोन किया कि मंत्री जी कल क्या करोगे, तो फिर मैंने वैष्णव जी को फोन लगाया। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी मंडी है, दूर तक हमारे लोग जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं। तो पिछले दिनों डीआरएम से भी हम मिले थे
तो उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा है और उन्होंने कहा है वो प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से स्वीकार हो गया है कि हमारी 1215, 1216 जो बांद्रा दिल्ली है, तो बांद्रा से निकलती है वहाँ 12 बजे, सुबह 8:57 पे खैरकर रुकेगी और 11 बजे दिल्ली दिल्ली से जो बांद्रा निकलती है वो 8:57 पे दिल्ली से निकलेगी, यहाँ 10:57 पे पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे बॉम्बे उतार देगी। तो मैंने कहा ये मैं घोषणा कर दूं, उन्होंने कहा घोषणा कर दो। यह कुमारी जी रामेश जी ने मुझे कहा कि हमारे जो सेंट्रल फंड से जो रोड बनते हैं, तो हमने दिया जी से निवेदन किया कि खैरकर से शोपुर होते हुए जो 41 किलोमीटर की जो सड़क बागेली कला, मातरोली, बीबी रानी, जोकिया होते हुए उसका भी प्रस्ताव उन्होंने 61 करोड़ रुपए का। दूसरी और बात हुई थी रामेश जी से कि शेरपुर से गेलपुर होते हुए जो हमारी 10 करोड़ की सड़क है, जो जोड़िया और चावंडी होती हुई जाएगी, तो 17.5 करोड़ का ये भी प्रस्ताव हमारा जो ग्रेटर खैरकर बनाने का संकल्प है, उसमें कोई उत्साह में कमी नहीं आई है। यहाँ के विकास के लिए जो भी मेरी चुनाव के समय में सब लोगों से बात हुई है, उन सब विषयों को पूरा करेंगे। और मैं तो कहता नहीं हूँ यहाँ मिलो तो तसल्ली से मिलो। 9 बजे से 6 बजे तक मेरा सांसद कार्यालय अम्बेडकर नगर अलवर में चलता है। जो एप्लीकेशन देके आनी हो जरूर दे आओ, तसल्ली से आपकी बात सुनी जाएगी। मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहूं, शाम को मेरे पास विषय अपने आप आ जाता है कि जी ये आए थे, इनका ये काम है, मैं निश्चित रूप से। तिरंगा यात्रा पे दूसरा सांसद सुविधा केंद्र हम लोगों ने भिवाड़ी के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू कर दिया है। अगर आपको भिवाड़ी की तरफ जाना हो तो 9 बजे से 6 बजे के बीच में वहां भी मेरा कार्यालय उपलब्ध रहेगा। और अभी रामेश जी ने कहा भी है, और वैसे भी खैरकर में भी हम स्थान देख रहे हैं, यहाँ भी सांसद सुविधा केंद्र के रूप में आपके बीच में जो मैं चुनाव में कह करके गया था उस कार्य को पूरा करेंगे। आज ये विभाजन विभीषिका दिवस में हम सब लोग स्मृति दिवस के रूप में आए थे, लेकिन आना था तो कुछ आपको कहना भी था। तो आप लोगों का प्रेम, समर्थन और स्नेह मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।